नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं शिक्षा मनोविज्ञान के टेस्ट को लेकर। दोस्तों यह है शिक्षा मनोविज्ञान का पहला टेस्ट है जो कि रीट परीक्षा, सीटेट और सभी टीचर भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन 20 प्रश्न जो परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्ष वातावरण से, विद्यार्थी से। निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है? सिर्फ डी, ए और डी, बी सी डी, ए बी सी डी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 ए बी सी डी। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक से भी है, शिक्षण से भी है, कक्ष वातावरण से भी है और विद्यार्थी से भी होता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। जॉन डीवी, गेस्टाल्ट, टीचनर, संरचनावाद, कोफका, कृत्यवाद, वाटसन, व्यवहारवाद। ये सूची 1 है, ये सूची 2 है, दोनों को मिलाना है। तो बताइए पहला विकल्प में 1 2 3 4 इधर ये DVAC, फिर DCAB और CBAD। तो बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ये सूची 1 है और इसी के नीचे सूची 2 के दे रखे हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 CBAD। मतलब जॉन डीवी जो है उसका कृत्यवाद, उसके बाद टीचनर का संरचनावाद, कोफका का गेस्टाल्ट और वाटसन का व्यवहारवाद। इस प्रकार से ये सूचियाँ सुमेलित हो जाएगी दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर अपना विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की उपरोक्त परिभाषा किसने दी? क्रो एवं क्रो ने, किग्सले एवं गेरी ने, हिलगार्ड ने, वुडवर्थ ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 क्रो एवं क्रो ने। दोस्तों ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है, ये परिभाषा क्रो एवं क्रो ने दी थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। थॉर्नडाइक अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, पावलोव पुनर्बलन का सिद्धांत, क्लार्क हल अंतर्दृष्टि सिद्धांत और कोहलर उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 DABC। मतलब थॉर्नडाइक जो है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत आएगा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। पावलोव है, पावलोव का सिद्धांत आएगा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इधर थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। क्लार्क हल का आएगा पुनर्बलन का सिद्धांत और कोहलर का आएगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह सुमेलित हो जाता है। विकल्प नंबर 3 DABC अपना सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी: लक्ष्य, समायोजन, प्रेरक, परिवर्तन, परिवर्तन, लक्ष्य, प्रेरक, समायोजन, प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन और समायोजन, प्रेरक, लक्ष्य, परिवर्तन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन। यह अपने सही हो जाता है। प्रेरक, फिर लक्ष्य,
फिर समायोजन और फिर परिवर्तन। इस प्रकार से ये अपना विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है अपने प्रश्न नंबर 6 आएगा। प्रश्न नंबर 6 है ये। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है? छात्र जो नवीन सूचना को बार बार दोहराकर याद करता है, छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है, छात्र को नवीन सूचना यदि पूर्व ज्ञान से जिसे वह सच मानता है से विरोधाभासी हो तो उसे नहीं सीखता है, छात्र जो शिक्षक का इंतजार करता है कि वह उसे विशिष्ट प्रकरण के बारे में उसके पूर्व ज्ञान की जानकारी लेकर नवीन सूचना देगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है, यह अधिगम का निर्मितवाद उपागम है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अपने अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, यहाँ पर यह प्रश्न नंबर 7 है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, वृद्धि के साथ विकास भी होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है। दोस्तों ये कथन सही नहीं है, वृद्धि और विकास पर्यायवाची नहीं होते हैं। दोस्तों वृद्धि और विकास में अंतर होता है। वृद्धि एक सेपरेट होता है और जो विकास है, विकास के अंतर्गत वृद्धि आती है, जबकि ये दोनों समानुपाती या पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है, बाकी सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह परिपक्वता तक चलता है, यह सतत प्रक्रिया है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, यह परिपक्वता तक चलता है, यह कथन गलत है। बाकी ये सतत प्रक्रिया होती है, ये प्रगतिशील क्रम में होता है विकास, और जन्म पूर्व अवस्था में भी विकास होता है। ये तीनों सही है यहाँ पर, और ये सही नहीं है, गलत है, और यही अपना आंसर है विकल्प नंबर 1। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? शारीरिक गठन एवं सामाजिक व्यवहार, मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता, संवेगात्मक आयाम और अनुभव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करता है, शारीरिक गठन सामाजिक व्यवहार करता है, बिल्कुल करता है, मानसिक आध्यात्मिक योग्यता भी करती है, संवेगात्मक आयाम भी करता है और अनुभव भी करता है। इस प्रकार यहाँ पर इस प्रश्न में अपने सभी सही हो जाते हैं, मतलब विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी अपना सही आंसर है, ये सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 अपने। निम्न में से कौन व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? सुपर ईगो की अधिकता, ब्रह्म, आकांक्षा की कमी और ईड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर विकल्प नंबर 1 होगा, सुपर ईगो की अधिकता। मतलब व्यक्तित्व के 3 पक्ष होते हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो। जो सुपर ईगो होता है इसमें थोड़ी अहंकार वाली ऐसी भावना आ जाती है जो बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है विकल्प के हिसाब से। तो यहाँ पर विकल्प नंबर अपना 1 सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है स्पीयरमैन का, थॉर्नडाइक का, गिलफोर्ड का और कर्लिगर का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 गिलफोर्ड का। दोस्तों बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो गिलफोर्ड का है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है, अधिक नंबर प्राप्त करता है, आज्ञाकारी एवं गृह कार्य पूरा करता है, कक्षा में अनुशासन भंग करता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प के हिसाब से है विकल्प नंबर 1 सही है। जिज्ञासावश जो प्रश्न पूछे,
उस बालक में सृजनात्मक योग्यता रहती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धि वंश, क्रम और पर्यावरण की देन है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। बुद्धि लिंग भेद नहीं करती। बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, ऐसा नहीं है। और यही अपन से पूछा है कि सही नहीं है, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही नहीं है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, यहाँ पर होती है दे रखा है, तो यही अपना आंसर है विकल्प नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? आवश्यकता, दबाव, ड्राइव या प्रेरित, प्रोत्साहन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, दबाव। दोस्तों जो दबाव है ये अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है, बाकी आवश्यकता, प्रेरित और प्रोत्साहन ये तीनों ही अभिप्रेरणा के पक्ष हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है अपने प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आ गया है, दृढ़ कथन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। तो कोड है यहाँ पर छांटने हैं, सिर्फ ए सही है और आर गलत है। सिर्फ ए सही है, सिर्फ आर सही है, ए एवं आर दोनों सही है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, ए एवं आर दोनों सही है। दोस्तों यहाँ पर अभिप्रेरणा के संबंध में दोनों वाक्य हैं, कथन और कारण दोनों सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है अपने प्रश्न नंबर 16। निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है? कविता पाठ, गणित के प्रश्न हल करना, दौड़ में भाग लेना और चित्र बनाना, ये हैं। अब कोड सहित उत्तर दिया गया है। विकल्प 1 में सिर्फ ए, बी और डी सिर्फ सी, ए और सी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर अपने सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, सिर्फ सी। दोस्तों यहाँ पर कविता पाठ, गणित के प्रश्न हल करना और चित्र बनाने बाह्य प्रेरक नहीं है, जबकि दौड़ में भाग लेना बाह्य प्रेरक है। तो यहाँ पर अपना विकल्प नंबर 3 सिर्फ सी सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है अपने प्रश्न नंबर 17। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में और कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को बिल्कुल शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में सहायता करता है। चलिए अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 18। निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है? प्रतिभावान, मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से अक्षम और सामाजिक रूप से अक्षम। तो यहाँ पर देखना है विकल्प नंबर 1 में ए और बी, 2 में सी और डी, विकल्प नंबर 3 में बी और सी और 4 में उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर अपने सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में ये सभी आते हैं, प्रतिभावान भी आता है, मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से अक्षम और सामाजिक रूप से अक्षम, ये सभी आते हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी अपना सही हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से किस में अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है? पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तक, स्व अनुदेशन पुस्तिका और संसाधन इकाई। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, संसाधन इकाई। दोस्तों अनुदेशन सामग्री की अधिकता संसाधन इकाई में ज़्यादा होती है। चलिए आखिरी और 20वां प्रश्न है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी मित्रों को टेस्ट सीरीज का फ़ायदा मिल सके। दोस्तों 20वां प्रश्न है, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? घर पर अनुकूल वातावरण देना,
बच्चों के मित्रों पर निगरानी रखना, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और शिक्षण की उपयुक्त विधियां। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। दोस्तों छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बने रहने के लिए नियमित रूप से उनका स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी होता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।